हेलो एवरीवन। आज हमारा जनरल साइंस का तीसरा क्लास है और ये केमिस्ट्री का पहला क्लास है। हम लोगों ने दो क्लासेस फिजिक्स की और उसमें बहुत बेसिक्स को कवर किया। उतना ही कवर किया जितना इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। और आज भी हम लोग सिमिलर मैनर में चलेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा चीज़ों को कम डेप्थ में देखेंगे और रेंज ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे कम टाइम में, क्योंकि अभी टाइम कम है और हम लोगों को मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। और आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स भी देखना है, तो फिर साइंस का जितना वेटेज है उस हिसाब से हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ अच्छे से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। और इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ में सीखने को नहीं मिलेगा। रादर ये एक रिवीजन क्लास है। और रिवीजन क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और बेसिक फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे ताकि आपके एग्जाम में सवाल जो है उसको आप सॉल्व कर पाएं, या चीज़ों को एलिमिनेट ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा फास्ट चलेंगे आज। ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे कम टाइम में। ठीक है, तो पहला टॉपिक है सब्सटेंस एंड इट्स नेचर। और मैटर और उसकी स्टेट्स क्या होते हैं, मतलब तो डेफिनेशन ऑफ मैटर पहले देखते हैं हम लोग। तो मैटर क्या है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, तो दो कंडीशंस होते हैं कि मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, और ये तीन स्टेट्स में इन जनरल एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और दो स्पेशल केसेस में दो तरह के और सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है कि यहाँ पे आयंस होते हैं। आयंस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो इसको प्लाज्मा बोलते हैं। और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन ये होता है कि अगर एक सेट ऑफ पार्टिकल्स या एलिमेंट्स को हम लोग ऑलमोस्ट 0 केल्विन पे अगर लेके जाते हैं, तो ये जो सारे एलिमेंट्स है ये एक क्वांटम स्टेट में बिहेव करने लगते हैं, कि मतलब एक यूनिट के जैसा बिहेव करने लगते हैं। सिंपली अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक यूनिट के जैसे अगर बिहेव कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस में इनको पाया जाता है। तो बेसिकली तीन तरह के ही स्टेट्स होते हैं, और बाकी प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट डिफरेंट केसेस में होता है। और प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़ा कम क्लोजली पैक्ड है और गैस में बहुत ही कम क्लोजली पैक्ड है। और मतलब गैप बहुत ज्यादा है, तो एक फ्री मूवमेंट का स्कोप है। ठीक है, तो अब शेप जो है सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का डेफिनेट नहीं होता है, गैस का डेफिनेट नहीं होता है। वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है। लिक्विड को अगर हम लोग कंप्रेस करें तो बहुत ज्यादा वैसे कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग गैस को देखें तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है और इसको हम लोग काफी कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है गैस का। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड को कंप्रेस करना एकदम नेग्लिजिबल है, कि बहुत ही कम हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। कुछ कुछ सॉलिड्स है, जैसे मतलब मान लीजिए कॉटन है, तो उसको हम लोग कंप्रेस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गैप्स है उसके बीच में। लेकिन एज इन सॉलिड्स को हम लोग कंप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते। लिक्विड को भी थोड़ा सा ही कर सकते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन अ, बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स तो वेरी स्ट्रांग होता है। हम लोग देखें कि काफी क्लोजली पैक्ड था, तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है वो काफी ज्यादा है, तो उसको पैक करके रखता है।
इसमें मॉडरेट होता है लिक्विड्स में, और गैस में काफी वीक होता है। फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस लीस्ट होता है सॉलिड्स में, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है लिक्विड्स में, और गैस में काफी ज्यादा होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है। काइनेटिक एनर्जी क्या था, हम लोग उस दिन भी हीट के टॉपिक में बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, और मतलब अपने जगह पे मूव कर रहे होते हैं। तो सॉलिड्स में लीस्ट होता है, ये मेयर अपने जगह पे ही ये वाइब्रेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स में ज्यादा होता है, थोड़ा सा फ्री मूवमेंट अलाउड होता है लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का। तो एक मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी होता है, और गैसियस स्टेट में हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट है कि बहुत ज्यादा फ्री मूवमेंट है, बहुत आराम से मूव कर रहा है पार्टिकल्स, तो हाईएस्ट जो है काइनेटिक एनर्जी गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है। फिर स्पेशल स्टेट्स जो हम लोग पहले बात की, प्लाज्मा फाउंड इन स्टार्स, लाइटनिंग, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। मतलब ये आयनाइज्ड गैस है, और उसमें मतलब आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में होता है। और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या होता है, सुपर कूल्ड एटम्स नियर एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है। और ये कौन डिस्कवर किया था, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ये एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन एक टाइप ऑफ पार्टिकल इसमें एग्जिस्ट करते हैं और हैव फिक्स कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। जैसे कि वाटर है, तो वाटर में जो है सारा चीज मतलब सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो H2O के ही हैं। ऑक्सीजन में सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो O2 के ही हैं। तो ये प्योर सब्सटेंसेस में आता है, और इसमें क्या क्या होता है, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स। ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, और एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मींस। ठीक है। एलिमेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। मेटल्स एक तरह का एलिमेंट होता है, और इसका प्रॉपर्टीज होता है कि ये लस्चरस होता है, मैलिएबल होता है। मैलिएबल का क्या मतलब होता है कि इसको हम लोग एक शीट में बदल सकते हैं, शीट में। डक्टाइल होता है कि इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये डक्टिलिटी होता है। और ये मैलिएबिलिटी होता है। और लस्चरस क्या होता है, लस्चरस का क्या मतलब होता है कि शाइन होता है इसमें। शाइन, कि अगर एक मेटल को हम लोग बीच से काट दे, तो जो दो भाग रहेंगे उसके फेस पे हम लोगों को एक शाइन या एक लस्टर देखने को मिलता है, तो वो लस्चरस होता है। और ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। इन लोगों के द्वारा बेसिक ऑक्साइड बनाया जाता है। और मतलब जैसे हम लोग का ओर्स मिलता है आयरन का, तो आयरन ओर्स जो होता है वो आयरन के ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, तो ये लोग ऑक्साइड बनाते हैं। फिर एक फैक्ट है कि मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, इज द ओनली लिक्विड मेटल। ठीक है। ये एक अच्छा फैक्ट है। इसको आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मर्क्यूरी मतलब ओनली मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो वो मर्क्यूरी होता है। फिर मोस्ट डक्टाइल जो मटेरियल है वो है गोल्ड, मोस्ट मैलिएबल भी गोल्ड है, और बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स क्या है, तो ये सब नॉन लस्चरस होते हैं, नॉन लस्चरस एक्सेप्ट आयोडीन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर लस्टर एग्जिस्ट करता है। फिर ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब कि ये टूट जाते हैं। मतलब कि जैसे कि एक पत्थर होता है, एक पत्थर पे आप हथौड़ा मारेंगे तो वो बिखर टूट के बिखर जाएगा, तो उस तरीके उसको बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंस, ब्रिटल। ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट क्या था कि मेटल जो है वो मैलिएबल है, कि उसको हम लोग अगर बीट करेंगे तो वो एक शीट में तब्दील हो जाता है। तो ये नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल्स है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन।
और ओनली लिक्विड नॉन मेटल क्या होता है? ब्रोमीन। ठीक है, ओनली लिक्विड नॉन मेटल क्या है? ब्रोमीन। गुड कंडक्टर अमंग नॉन मेटल्स क्या है? एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है, और इस तरीके से बहुत सारे कार्बन होते हैं, और ये एक शीट के फॉर्म में होता है। और ऐसा एक, ये एक लेयर है, दूसरा एक लेयर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है अमंग नॉन मेटल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मेटलॉइड्स, exhibit properties of both metals and non-metals, of both metals and non-metals, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। सिलिकॉन हम लोगों ने देखा था कि काफी ज्यादा सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंडक्टर्स होते हैं। तो मेटालिक होता है, लेकिन बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते मेटल जैसा, थोड़ा सा इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम लोग इनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। फिर अगला चीज है कॉम्पाउंड्स। कॉम्पाउंड्स है क्या? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फिक्स्ड रेशियो में ही होगा। जैसे कि H2O। ठीक है, तो H2O एक कॉम्पाउंड है। अब इसमें क्या है कि फिक्स्ड रेशियो में है कि H जो है वो 2 है, और O जो है वो 1 है। तो 2:1 के रेशियो में ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो भी कॉम्पाउंड्स हैं वो फिक्स्ड रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे, और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, और सेम काइंड ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे कि O2। सॉरी, मतलब O2 नहीं होगा, कॉम्पाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। O2 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड हम लोग देख सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो जो कार्बन कंटेन करते हैं, और इसमें CH बॉन्ड्स होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो जितना भी हम लोग का लिविंग वर्ल्ड है, मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो इसमें इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी ज्यादा होते हैं। और मतलब एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि मीथेन, इथेनॉल, ग्लूकोज, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो CH बॉन्ड्स को कंटेन नहीं करते हैं, जिनमें CH बॉन्डिंग नहीं एग्जिस्ट करता है, और इनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और CH बॉन्ड नहीं होता, जैसे NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, CaCO3 हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे आर ऑफन आयोनिक इन नेचर। आयोनिक इन नेचर क्या है कि एन NaCl क्या होता है? Na+, और Cl-, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं हम लोग कैटायन, और इसको बोलते हैं हम लोग एनायन। ठीक है, तो कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है कि जो Cl- है वो अट्रैक्टेड है Na+ के तरफ, ड्यू टू them having opposite चार्ज। ठीक है, तो ये एक आयोनिक बॉन्ड होता है, और ये कंपाउंड आयोनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होता है?
ये फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि हम लोग H2O में शुगर मिला दिए तो वो डिसॉल्व हो गया, तो वो ये एक मिक्सचर का एग्जांपल है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जा रहा है, इसमें बस एक फिजिकल कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। तो इसलिए मतलब यहाँ पे कोई बहुत मेजर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। सर्टेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं मिक्सचर में, लेकिन किसी भी चीज का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। बस दो चीजों को हम लोग मिक्स कर दिए तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। कि मतलब जो भी हम लोग अगर मिक्स कर दिए हैं वाटर और शुगर को, तो मतलब हर जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सेम है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट सोल्यू अगर हम लोग सॉल्ट मिला दिए वाटर में, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो किसी भी सैंपल किसी भी जगह से उस मिक्सचर से अगर हम लोग सैंपल उठा के देखें, तो वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी हम लोगों को मिलेगा। जो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट है वो सेम मिलेगा। और दूसरा तरीके का होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कि मतलब मिक्सचर में अगर हम लोग अलग अलग जगह से सैंपल्स लेंगे, तो जो कॉम्पोजिशन है दो एलिमेंट्स का या दो से ज्यादा ज्यादा एलिमेंट्स का, वो डिफरेंटली हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। ठीक है, फिर अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं या फिर तरीके होते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने का। जैसे कि सब्लिमेशन होता है, कि कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है गैस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्ट। तो ये सब को ऑब्टेन करने का तरीका होता है सब्लिमेशन के थ्रू। फिर होता है फिल्ट्रेशन, कि डिफरेंट डिफरेंस इन पार्टिकल साइज है जो भी सॉलिड और लिक्विड के बीच में। जैसे कि सैंड फ्रॉम वाटर, तो सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर को हम लोग एक फिल्टरेशन के एक apparatus जैसे कि फिल्टर पेपर या किसी चीज से पास कराएंगे, तो जो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड है वो काफी बड़ा है, तो वो वहां पे स्टिक कर जाएगा। तो ये एक तरह का सेपरेशन प्रोसेस है। फिर है इवेपोरेशन, कि लिक्विड कंपोनेंट है, अब उसको हम लोग हीट किए या फिर स्प्रेड आउट कर दिए और वो धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो रहा है, और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो बच जाएगा। जैसे कि सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैसे बनता है, तो ये इवेपोरेशन के थ्रू बनता है। फिर है क्रिस्टलाइजेशन, की फॉर्मेशन ऑफ प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम सोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम सोल्यूशन को अगर हम लोगों को लाना है, तो फिर क्रिस्टलाइज कर देंगे अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के सब्सटेंसेस को, तो वो सेपरेट हो जाएगा सोल्यूशन से। फिर होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेस्ड होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, कि अलग अलग चीजों का अगर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, अगर एक मिक्सचर में एक चीज का बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो और दूसरे का ज्यादा होता है, तो क्या होगा? जैसे वाटर फ्रॉम अल्कोहल एक एग्जांपल है। तो अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स है, तो एक जो सब्सटेंस है या एक जो कंपाउंड है जिसका की बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो अगर हम लोग हीट कर रहे हैं मतलब एक सोल्यूशन को, तो एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा, वो वेपराइज होने लगेगा, वो पहले वेपराइज होगा, और फिर जो दूसरा मतलब कंपाउंड है वो नहीं होगा। तो जो भी वेपराइज हो रहा है वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसको हम लोग कंडेंस करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिस्टिलेशन। फिर अगला तरीके का होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट इज सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स अगर है ना, क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स है, तो सेपरेशन कैसे होता है? जैसे पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते हैं तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू होता है। मतलब काफी ज्यादा लेयर्स या स्टेजेस उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, ताकि जो क्लोज बॉइलिंग पॉइंट वाले मतलब मटेरियल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सेपरेट हों। ठीक है, फिर क्रोमेटोग्राफी होता है, कि सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस
अगर किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस पे स्टिक कर जा रहा है, तो मतलब सिंपल टर्म्स में देखें तो एड्सॉर्प्शन इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक अगर टिश्यू पेपर लें, ठीक है, उसमें अगर हम लोग इंक का एक ब्लॉट डाल दें और इसको थोड़ा सा थोड़ा अगर वेट पेपर है, तो ये जो है इस तरफ ऐसे करके निकलता है और इसके बहुत सारे लेयर्स ऐसे करके बन जाते हैं, ये फैल जाता है। ये फैल जाता है और इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम लोगों को देखने को मिलता है अगर हम लोग इंक को ऐसे डाल दें। तो इस केस में क्या है कि ये स्प्रेड आउट हो जा रहा है और सेपरेट हो जा रहा है, अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग लेवल पे एब्जॉर्ब होंगे और अलग अलग लेवल पे स्प्रेड होंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक एग्जांपल है कि इंक डाइज को अगर हमको सेपरेट करना है तो मतलब ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। फिर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है हम लोगों को पता है कि मान लो कि एक एक मिक्सचर है जिसमें कि सैंड पार्टिकल्स हैं वाटर में, ठीक है, इसको हम लोगों को कुछ टाइम तक छोड़ देना है, तो ये क्या है कि सेटल हो जाते हैं और ये नीचे की तरफ सारे सैंड पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। और डिकेंटेशन क्या है कि इसी को हम लोग ऐसे ऐसे टेढ़ा करके एक जार में अलग से निकाल लेंगे, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को रहने देंगे और ऊपर वाले पार्ट को निकाल लेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, तो एक फैक्ट है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम एयर। अब स्टेट चेंज के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टेट चेंज क्या है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है या सेम सब्सटेंस है, और वो मतलब या तो सॉलिड बन जा रहा है या तो सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड से गैस बन जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट चेंज। लेकिन केमिकल चेंज क्या है कि न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाता है, न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि NaOH है, उसमें हम लोग मिला है HCl, तो ये क्या बन जाता है NaCl प्लस H2O। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहले कॉम्पोजिशन था एक कंपाउंड का वो चेंज हो चुका है। तो ये एक एग्जांपल होता है केमिकल चेंज का। ये जनरली इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये क्या है कि आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो एक आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जैसे बर्निंग बर्निंग ऑफ पेपर, तो पेपर जला दिए तो वो अलग ही फॉर्म में चला गया, मतलब उससे CO2 रिलीज हुआ और मतलब एक मतलब ऐश ऐश के फॉर्म में चला गया, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, फिर चेंज ऑफ स्टेट के कितने तरह का, तो मेल्टिंग या फ्यूजन, जिसमें कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट को जाते हैं, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, तो ये होता है लिक्विड से सॉलिड के तरफ जब हम लोग जा रहे हैं। फिर होता है वेपराइजेशन या बॉइलिंग, तो ये होता है लिक्विड टू गैस। कॉन्डेंसेशन मींस गैस टू लिक्विड। सब्लिमेशन, जिसमें कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली सॉलिड हो रहा है तो सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर डिपोजिशन, कि गैसियस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में जा रहा है। फिर लॉज इन्वॉल्व क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हम लोग डिस्कस किए थे फिजिक्स में। और लेटेंट इसको क्यों बोलते हैं कि जैसे कि -1 डिग्री पे वाटर था, ठीक है, फिर इसको हम लोग हीट किए, ये वाटर नहीं आइस है, आइस है, फिर इसको हम लोग हीट किए, ये 0 डिग्री पे आ गया, अभी भी ये आइस है, फिर ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, अभी भी ये आइस है, फिर ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और इसमें हम और हीट ऐड करेंगे ना, तो भी ये 0 डिग्री C पे रहेगा, ये 0 डिग्री C पे रहेगा। लेकिन ये क्या है कि ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब लेटेंट क्या है कि हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है,
और स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे भी सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड है, ये लिक्विड बन गया। तो इस चेंज को हम लोग मतलब ये जो हीट का ये हीट जो है ये लेटेंट हीट हो जाता है। दैट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट टेम्परेचर चेंज, विदाउट टेम्परेचर चेंज। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। फिर होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कि किस पॉइंट पे ये बॉईल हो रहा है या किस पॉइंट पे सर्टेन मतलब प्रेशर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और मतलब सर्टेन प्रेशर कंडीशंस पे प्योर सब्सटेंसेस के लिए ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मतलब किस पॉइंट पे बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट होता है कि मतलब किस टेम्परेचर पे एट अ पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन किस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर लिक्विड बनने लग जाता है। तो ये होता है। फिर रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, क्रोमेटोग्राफी का फोरेंसिक इंक एनालिसिस के लिए यूज होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पेट्रोलियम के लिए यूज होता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, फिर सब्लिमेशन का प्यूरिफिकेशन ऑफ कैम्फोर के लिए यूज होता है, इवेपोरेशन का सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, कंडेंसेशन का वाटर प्यूरिफिकेशन वाया डिस्टिलेशन। मतलब कंडेंसेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टिलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब क्विक फैक्ट्स हम लोग देख सकते हैं कि मैटर चेंजेस स्टेट ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर ड्राई आइस होता है जो कि सॉलिड CO2 होता है और इसका सब्लिमेशन होता है, और ये काफी ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। ठीक है, फिर ब्रास एक अलॉय होता है जो कि कॉपर और जिंक का बना होता है। ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन का बना होता है। एयर क्या है, एयर इज एन होमोजेनस मिक्सचर। आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एयर हेटेरोजेनस है या होमोजेनस, तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर है और ये एक मिक्सचर है। ठीक है, सॉइल क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। एग्जांपल ऑफ सॉइल क्या है, ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर का एक एग्जांपल है सॉइल। ठीक है, फिर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट क्या है, टेक्नीटियम, जिसका TC होता है सिंबल। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है सवाल में एज अ फैक्चुअल सवाल। और ये मतलब काफी इजी हो जाएगा एक बार आपने सुना भी है तो। और मतलब इसको आप ध्यान रखिएगा कि टेक्नीटियम क्या है, फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब पहली बात की ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शंस, बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं, और मतलब न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये सब अगर हम लोग समझेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज समझ पाएंगे, और कौन सा एलिमेंट या मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट कर रहा है अलग अलग कंडीशंस में, वो हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ एटम क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये हम लोगों को पता है, हम लोग कल भी देखे थे एटॉमिक फिजिक्स में। और ये तीन मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी। मतलब केमिकल आइडेंटिटी किसी चीज का है, और वो स्मॉलेस्ट कोई एक एंटिटी है जिसका एक सर्टेन केमिकल आइडेंटिटी है, तो उसको हम लोग एटम बोलते हैं। मतलब एक एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक कार्बन एटम और एक नाइट्रोजन एटम में डिफरेंस है, और दोनों का एक अपना अपना केमिकल आइडेंटिटी है। तो एटम वो स्मॉलेस्ट एंटिटी है जिसके पास अपना एक केमिकल आइडेंटिटी होता है, और एंड इट कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ठीक है, मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स से हम लोग इसको और छोटा नहीं तोड़ सकते हैं। सिंबलाइज बाय केमिकल सिंबल्स, ये हम लोग को पता है। ठीक है,
और इसका ओरिजिन क्या है, एटोमोस वर्ड से है, जो कि जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, और ये डेमोक्रिटस के द्वारा कॉइन किया गया था ये टर्म, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट वाज रिफाइंड बाय जॉन डाल्टन। डाल्टन के लॉज हम लोग देखे थे कि हाँ मतलब इसको डिवाइड सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और सर्टेन प्रोपोर्शंस के लॉ और कुछ कुछ है। तो डाल्टन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट को काफी रिफाइन किया गया, और उसके बाद आगे अलग अलग थ्योरीज आए, जे जे थॉमसन और रदरफोर्ड के थ्योरीज, और मतलब एटॉमिक थ्योरी जो है वो इवॉल्व किया विथ टाइम, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस which is capable of independent existence, which is capable of independent existence and showing all properties of that substance, ठीक है। तो ये होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कंटेन सेम और डिफरेंट एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल में कंटेन सेम और डिफरेंट एटम्स। सेम एटम्स का हम लोग देख सकते हैं O2, N2, H2, और डिफरेंट एटम्स H2O, CO2, NH3। तो ये सब एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मोल क्या है। मोल होता है ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। मतलब मोल एक मेजरमेंट का यूनिट है। जैसे कि मतलब हम लोग देखते हैं कि जो वेट अगर हम लोग कर रहे हैं, और वेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मान लो कि 1 kg का एक वेट यूज करते हैं, और हम लोग को 1 kg अगर मतलब चना चाहिए, तो उसको हम लोग स्केल पे रखेंगे, और हम लोग 1 kg उसको मेजर कर लेंगे। तो अब क्या है कि अमाउंट जैसे कि 1 डजन है, ठीक है। 1 डजन एक ऑल्सो एक मतलब यूनिट है, जिससे कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। 1 डजन में क्या है, एक एक दर्जन केला है तो 12 ही होगा उसमें। मतलब 1 डजन केला अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें 14 केला नहीं हो सकता है, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो वैसे ही मोल होता है। मोल क्या होता है, 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ये काफी बड़ा नंबर है, काफी ज्यादा बड़ा, बहुत हाई स्केल का नंबर है ये। मतलब काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब कि 6 के आगे 23 बार जीरो तुम लगा दो तो ये नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये मोल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो मतलब इसका सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है ये, मतलब एक मेजर है, और ये ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि कितना अमाउंट है। मतलब कि 1 मोल एटम भी हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 1 मोल आयन भी हो सकता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, 1 मोल स्टार्स भी हो सकता है। तो कुछ भी नंबर है। मतलब कि जैसे 1 दर्जन केला या 1 दर्जन सेब हम लोग बोल सकते हैं, तो दोनों में भी 12 केला और 12 सेब आएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग 1 मोल एटम अगर बोल रहे हैं, तो 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये होता है मोल, ठीक है। और ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है कि इतना केल्विन, इतना केल्विन, और इतना 1 atm और 273 केल्विन के कंडीशन पे, इसको बोलते हैं एसटीपी कंडीशंस। तो इस कंडीशन पे जो कोई भी 1 मोल गैस है, तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इतना मतलब 22.4 लीटर्स जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एटॉमिक मास पे। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। इसको एएमयू या यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 1 एएमयू क्या होता है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब कार्बन को हम लोग रेफरेंस बनाए, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, तो वो एक यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग वैसे एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग एएमयू या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक
ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डायमेंशनलेस नो यूनिट। मतलब रिलेटिव क्या है कि मतलब दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो उस हिसाब से रिलेटिव वो होता है। तो रेशियो जब भी निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है। और एक और फैक्ट है, पहले मॉलिक्यूलर मास हम लोग देख लेते हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर एक मोल की कोई किसी का कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक है, अगर ये 1 मोल है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, उसका जो एटॉमिक मास होता है उतना ही मैग्नीट्यूड, लेकिन इन ग्राम्स, उसी नंबर, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट क्या है, 18 U। तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, 18 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर है ये कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है तो उसका जो एटॉमिक मास है वही वही क्वांटिटी, मतलब उसी नंबर, वही नंबर इन ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना था, 18 U या 18 AMU। और 1 मोल H2O अगर है तो उसका वेट कितना होगा, 18 ग्राम्स। ठीक है, फिर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स हम लोगों को पता है कि +1 -1 क्या है, कि मतलब एक, मतलब इसको सिंपली वैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम लोग देखे थे कि ई का चार्ज कितना होता है लास्ट क्लास में, तो उसी को हम लोग 1E या +-1E या +1E करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवर किया था 1897 में। फिर प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में किया गया था, और ये था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। और ये गोल्डस्टीन के द्वारा कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से किया गया था। फिर न्यूट्रॉन जेम्स कैडविक के द्वारा किया गया था डिस्कवर। ठीक है, और मतलब ये थोड़ा लेट डिस्कवरी हुआ है बाकी से। लेट क्यों हुआ है, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ये दोनों क्या है कि सर्टेन कंडीशन में चार्ज होने के कारण डिफरेंटली बिहेव कर रहे थे, तो इनका डिस्कवरी पहले हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी थोड़ा सा लेट हुआ है जेम्स कैडविक के द्वारा। ठीक है, अब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है, और इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है, कि मतलब 1/1836। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का वेट को लगभग अगर हम लोग 2000 गुना करते हैं तो फिर जाके वो प्रोटॉन का वेट पहुंचता है, तो उसके मुकाबले काफी कम वेट है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का हम लोग वेट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं एट टाइम्स। ठीक है, फिर न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जैसे एलिमेंट्स लिखे होते हैं, अब जैसे हाइड्रोजन लिखा होता है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे लिखा होता है इसका एटॉमिक, यहाँ पे मास नंबर होता है, और यहाँ पे लिखा होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर ही इसका आइडेंटिटी होता है। एटॉमिक नंबर इसका आइडेंटिटी होता है, और मास नंबर जो है ये होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये होता है इसका मास नंबर, कि मास कितना है। लेकिन आइडेंटिटी कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है न्यूक्लियस में, उससे आइडेंटिटी डिसाइड होता है कि वो कौन सा एटम है। अब क्या है कि किसी एटम के दो आइसोटोप्स हो सकते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है कि सेम एटम के अलग अलग मास नंबर हो। तो वो कैसे वेरी करता है,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर चेंज होते हैं, तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, तो उससे आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट नहीं चेंज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में, उससे आइडेंटिटी डिसाइड होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है। विच ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। ठीक है। हम लोग प्रोटॉन्स ही क्यों बोल रहे हैं, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो सिर्फ न्यूट्रल एटम में होते हैं, मतलब Na है, तो Na में सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन Na प्लस में एक कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है ना, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के पर्सपेक्टिव से एटॉमिक नंबर नहीं डिसाइड करते, लेकिन न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल है। अगर एक कम या एक ज्यादा कुछ भी हुआ ना, तो वो न्यूट्रल नहीं रह जाएगा ना। अब जैसे कि अगर 10 प्रोटॉन्स है और 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा हो गया ना, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो तो सेम होता है। अब अगर एक प्रोटॉन अगर ज्यादा है एक एटम में, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो एलिमेंट का आइडेंटिटी जो है वो एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 11 होता है, ये इनके आइडेंटिटीज हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मास नंबर। मास नंबर सिंपली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम्स मॉलिक्यूल। जेड प्लस एन से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन का कितना है, कार्बन का है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 12 हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ कुछ टर्म्स को। आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो ये एग्जांपल्स है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का, कि दोनों तीनों में प्रोटॉन्स एक ही है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स जो है वो है दो, सॉरी 1। इसमें न्यूट्रॉन्स है एक, और इसमें न्यूट्रॉन है दो, और इसमें न्यूट्रॉन्स है 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन का नंबर सेम है तीनों में, तीनों में एक 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 प्रोटॉन है। ठीक है, तो आइडेंटिटी तीनों का सेम है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है किसी में, मतलब जैसे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है, तो इसका मास नंबर अलग है। तो जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है। फिर होता है आइसोबार, कि सेम मास नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, जैसे कि आर्गन 40 और कैल्शियम 40। ये एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या है कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, लेकिन अब मास इनका सेम ही रहेगा, तो इनको बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है। अब आता है आइसोटोन। इसका मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हैं, आइसोटोन का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15 में हम लोग देख रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो ये इनको बोलते हैं हम लोग आइसोटोन। ठीक है। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, Na प्लस और Mg+2 में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आगे पीछे होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाले और इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो लेकिन इसका क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम हो गया। सिमिलरली F- और O2- में भी O-2- मतलब O2- नहीं, यहाँ 2- का बात कर रहे हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एडेड है इसमें। तो इन दोनों को भी हम लोग देखेंगे तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में। तो इसका क्या मतलब होता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब आइसोटोप्स अगर हम लोग देखिए, यूरेनियम 235 और 238 यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉम्ब्स। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम। तो पहला एक अच्छा मॉडल दिया गया था, जो कि काफी दिन पढ़ाया गया, जो कि गलत मॉडल था। और इसको काफी दिन पढ़ाया गया हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट में नहीं, हिस्ट्री ऑफ साइंस में।
ये इस प्लम पुडिंग मॉडल को पढ़ाया गया। प्लम पुडिंग का मॉडल का क्या मतलब है कि एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक बड़ा सा बॉल जो है ये एटम है, ठीक है। और इसमें जो है एम्बेडेड है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि एक बड़ा सा एटम है, उस वो पूरा कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है, और इसमें ऐसे ऐसे फंसा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कुछ कुछ तरबूज के जैसा भी हम लोग देख सकते हैं, और इस तरीके से एम्बेडेड है, मतलब ये पूरा का जो पूरा एक स्फेयर है ये खुद में पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेकिन जो बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है इसके अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि जे जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, कि एटम इज अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन अ पुडिंग। फिर नेक्स्ट रदरफोर्ड्स मॉडल है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट यूजिंग अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें क्या हुआ कि एक बहुत ही थिन शीट ऑफ गोल्ड यूज किया गया, ठीक है, और इसको अल्फा पार्टिकल से, यानी कि हीलियम+2, ये एक अल्फा पार्टिकल होता है जो हम लोग देखे थे कल, मतलब लास्ट क्लास में, इसको बहुत सारे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ रिजल्ट मिला, और इसका रिजल्ट क्या था कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो अनहिंडर्ड सीधा पास कर गए, कुछ का माइनर डिफ्लेक्शन हुआ, और बहुत ही रेयरली वापस डिफ्लेक्ट किए, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट अल्फा अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, सो एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, कि एटम जो है उसमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। कुछ डिफ्लेक्ट हुए, तो एक डेंस पॉजिटिव रीजन है, ठीक है, और वेरी फ्यू बाउंस बैक, तो मैसिव न्यूक्लियस है, या मतलब मैसिव नहीं, मतलब एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या था कि एक बड़ा सा एटम है जिसमें कि बहुत सारा एक एम्प्टी स्पेस है, और यहाँ के बीच में एक न्यूक्लियस है। तो कंक्लूजन क्या निकला, एटम हैज अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, मतलब काफी डेंस है और छोटा सा जगह में काफी डेंस पॉजिटिवली चार्ज यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है कि मतलब जब भी चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो डिस्क्रीट मतलब कि एक सर्टेन क्वांटिटी, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोगों को देखने मिलता है। तो ये दो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड। और एक और मतलब फ्लॉ था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। तो जब सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट कैसे कर रहे हैं, उनका स्पीड भले ना चेंज हो रहा हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन है। तो अगर इलेक्शन एक्सेलरेशन है, तो सम काइंड ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और सम काइंड ऑफ वर्क डन हो रहा होगा। तो फिर वो स्टेबल कैसे रहेगा, वो तो धीरे धीरे करके न्यूक्लियस पे स्टिक कर जाना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपना एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद नील्स बोर आते हैं। नील्स बोर आके एक थ्योरी देते हैं कि सर्टेन क्वांटम स्टेट्स होते हैं, सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें जिनको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना, तो फिर एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। और रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब होता है ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम बिटवीन द लेवल्स, सॉरी। तो इन लेवल्स पे ही
इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकता है और इन लेवल्स पे ही रह सकता है और रिवॉल्व कर सकता है। तो इसका सक्सेस क्या था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में हम लोग देख लेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसको एक्सप्लेन कर दिया गया बोर्स मॉडल के द्वारा। और स्पेक्ट्रल लाइंस जो था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया और स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं। ये थ्योरी था। ठीक है, इसमें लिमिटेशंस क्या था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में ये फेल हो जाता है। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट्स। ठीक है, जीमैन इफेक्ट सिंपली क्या होता है कि स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार्क इफेक्ट क्या है कि स्प्लिटिंग और शिफ्टिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस में कुछ स्प्लिटिंग होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से कॉज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। और स्पेक्ट्रल लाइंस अगर स्प्लिट हो रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के कारण हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो इन दो इफेक्ट्स को बोर्स मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फिर फर्दर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जिसमें कि श्रोडिंगर्स इक्वेशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज होता है। और इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया जाता है एज क्लाउड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब कि एक कोई डिस्क्रीट, मतलब ऐसे ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, क्लाउड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। और एज वेव फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, एज पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये थोड़ा मतलब क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हम लोग पिछले क्लास में भी फिजिक्स में इसको थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में देखे थे, और मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। और मतलब बस मतलब आराम से इसको हम लोगों को बस देखना है। ठीक है। ठीक है, अब मतलब कोई भी एटम का मतलब बहुत बहुत सारा स्टेट्स होता है, और वो चार क्वांटम नंबर से डिसाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन, एल, एम और एस होता है। ठीक है, और एन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मतलब फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। लेकिन हम लोग को एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस ये याद रखना है कि मतलब ये एन एल एम एस क्या होता है, तो वो क्वांटम नंबर्स होते हैं। और एन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। फिर कुछ क्विक फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप होता है जो हम लोग देखे थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो इनका जो मास नंबर है ये 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तीनों में एक प्रोटॉन है, इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, और इसमें दो न्यूट्रॉन है। ठीक है, ड्यूटेरियम को हम लोग हेवी वाटर भी बोलते हैं। हेवी वाटर अब समझ में आ गया होगा कि मतलब थोड़ा सा हेवी है नॉर्मल वाटर से, तो उसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ 1836 टाइम्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। लगभग 2000 गुना एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है एक प्रोटॉन का मास। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया था? जे जे थॉमसन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ई होता है वो क्या होता है? 1.602 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, फिर बोर्स मॉडल है, वर्क्स बेस्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। ठीक है, मतलब हीलियम प्लस हाइड्रोजन लाइक, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, तो हाइड्रोजन लाइक आयंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर क्वांटम थ्योरी किसके जगह, मैक्स किसके द्वारा? मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। फिर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? तो ऐसा होता है कि लाइमैन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट और फंड।
तो ये मतलब कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स पे जब जाते हैं, तो इस तरीके के स्पेक्ट्रल लाइंस निकलते हैं। तो अगर इस तरीके से पूछ दे कि बाल्मर और पाश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो वो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड। ठीक है, तो इन इन नाम का यूज करके आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये है क्या चीज, कि मतलब लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज है क्या चीज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला चीज हम लोग ये जान सकते हैं कि अभी तक 118 एलिमेंट्स अभी तक हम लोग जानते हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कितने एलिमेंट्स नोन है हम लोग, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा या ह्यूमन नॉलेज के द्वारा कितने एलिमेंट्स नोन है, तो 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि प्रॉपर्टीज को हम लोग सिस्टमैटिकली समझ पाए और साइंटिस्ट को एलिमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, तो पहले ये होता था एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, फिर लेटर ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हो गया, और इसके अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। तो पहला अटेम्प्ट जो था क्लासिफिकेशन का, वो लेवोजियर के द्वारा था, लेवोजियर के द्वारा था। और एंटोइन लेवोजियर क्लासिफाई किए थे अलग अलग एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो ये तो बहुत बेसिक, टू सिंपल एक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और मतलब मेटालॉइड्स का एग्जिस्टेंस भी होने लगा, मतलब सिलिकॉन जैसे एक मेटालॉइड्स है, कार्बन भी, मतलब जैसे ग्रेफाइट है तो वो कुछ ना कुछ मेटल के प्रॉपर्टीज को वो कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब इनसफिशिएंट था। फिर डोबर्नियर्स ट्रायड्स बनाया गया जॉन वुल्फगैंग डोबर्नियर के द्वारा, और सिमिलर प्रॉपर्टीज के तीन के सेट बनाया गया। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू। ठीक है, तो मतलब ट्रायड्स है, तीन एलिमेंट्स हैं, तो जो बीच वाला है, बीच वाला जो एलिमेंट है, वो इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज होगा। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि एक ट्रायड है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम लोग मीन निकाले 7 और ये 39 का, तो वो 23 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो सोडियम है उसका भी जो मास नंबर है वो 23 है। तो इस तरीके से हम लोग ये डोबर्नियर के द्वारा एक मतलब क्लासिफिकेशन किया गया कि ट्रायड्स जैसे तीन तीन के कुछ ग्रुप हम लोग बना सकते हैं, जिस जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, अब अगला आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोला कि मतलब इसको अरेंज किया गया नोन एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। ठीक है, तो जो भी नोन एलिमेंट्स थे, जो भी नोन एलिमेंट्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, एटॉमिक मास में अरेंज किया गया। और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उससे निकल के आया कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट, लाइक द ऑक्टेव्स इन द म्यूजिक, कि हर आठवां एलिमेंट जो है वो सिमिलर टू द फर्स्ट है। ठीक है, तो ये जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लिथियम और उसके मतलब आठवां जो नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट है वो सोडियम निकला, और जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है कि अरेंज कर दिया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, और उसके हर आठवां एलिमेंट जो उसके बाद निकला वो सिमिलर टू द फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन क्या है कि कंप्लीटली वैलिड नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं एक पीरियोडिसिटी दिखाया, लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक ही था, और हेवियर एलिमेंट्स में ये वर्क नहीं करा। ठीक है, फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया। ठीक है, डिमिट्री मेंडलीव के द्वारा बनाया गया, एंड इट वाज अरेंजमेंट बेस्ड ऑन एटॉमिक मास एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है,
तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो रोज को क्या बोला गया, पीरियड, जो कि 7 इन नंबर थे, और कॉलम्स को बोला गया ग्रुप्स, जो कि 8 इन टोटल थे, सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। ठीक है, अचीवमेंट क्या हुआ कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स प्रिडिक्टेड, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज के और भी मतलब हो सकते हैं, और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को पहले से बोल दिया कि हाँ इस टाइप के और एलिमेंट्स हो सकते हैं, और डिस्कवर स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, और मतलब इस तरीके से, और फिर करेक्टेड रॉन्ग रॉन्ग एटॉमिक मासेस। ठीक है, बहुत सारे रॉन्ग एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया गया है इस मतलब मेंडलीव के टेबल का हेल्प लेके। लिमिटेशन क्या था, एनोमैलस पोजीशंस की, मतलब जैसे आर्गन को पोटेशियम, आर्गन को पोटेशियम के पहले प्लेस कर दिया गया। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो है वो अनएक्सप्लेन था, कि मतलब अलग अलग मतलब सेम मास के मतलब डिफरेंट मास के सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उनका जगह कहाँ रहेगा, तो ये सब को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वाज नॉट ऑलवेज मैच्ड पीरियोडिसिटी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ एनोमलीज देखने को मिला। फिर अल्टीमेटली आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसका कंट्रीब्यूशन था, मोजली का, हेनरी मोजली का। ठीक है, तो आपको ये सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है हेनरी मोजली के बारे में। और मतलब जैसे मेंडलीव अगर ऑप्शन में दे देगा, तो मेंडलीव भी एक टेबल बनाया, और मतलब उसके द्वारा ही ये चलन स्टार्ट हुआ, मतलब ऑक्टेव्स वाला भी था, लेकिन एक प्रॉपर टेबल क्लासिफिकेशन वाला मेंडलीव के द्वारा हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसका कंट्रीब्यूशन था, तो हेनरी मोजली का था। मेंडलीव मास नंबर पे बेस किया अपना कॉन्सेप्ट को, लेकिन मोजली ने एटॉमिक नंबर पे बेस किया। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे बेस किया। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि उसका आइडेंटिटी होता है। तो ये बेटर था, क्योंकि आइसोटोप्स का इशू आ गया था मास नंबर वाले में। तो अभी आइसोटोप का इशू नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर है वही उसका आइडेंटिटी है, और वही उसका पोजीशन डिसाइड करेगा इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग पीरियड में डिवाइडेड है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और ट्रेंड्स भी देखेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स एज ऑफ 2024 तक 118 है, मतलब 2025 तक बेसिकली। पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, 7 है। ये आपको याद रखना है, मतलब ये जरूरी फैक्ट है कि नंबर ऑफ पीरियड्स या हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, तो 7 है। और ग्रुप्स यानी कि वर्टिकल कॉलम जो है वो 18 है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। और डिफरेंट ब्लॉक्स है। ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक्स है, जिसको, जो कि एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट होता है। डिफरेंट ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको समझना है। और ये वाला पार्ट डी ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक होता है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि एस पी डी एफ ब्लॉक होता है, और ये मतलब बेस्ड होता है मतलब कुछ ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट पे, जो कि हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली बस ये याद रखेंगे कि 4 ब्लॉक होते हैं इसमें, एसपीडीएफ। ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। और पीरियड्स कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो है ये आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, और कुछ कुछ कैटेगरीज होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो कि ग्रुप 1 2 और 13 से 18 यानी कि एस और पी ब्लॉक्स के होते हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 3 से 12 तक, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, जिसको बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक। ठीक है, मेटालॉइड्स इतने तरीके के होते हैं, मतलब
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो है मेटलॉइड्स होते हैं। फिर नोबल गैसेस होते हैं। ठीक है, ग्रुप 18 जो होता है, ये भी आपसे सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि नोबल गैस जो है वो किस ग्रुप के हैं, तो वो 18 ग्रुप के हैं। ठीक है, टोटल ग्रुप कितने हैं? 18 है। और लास्ट वाला जो ग्रुप है, लास्ट वाला जो ग्रुप है वही है ये नोबल गैसेस का। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या निकले कि जो एनोमलीज थे मेंडलीव का, कि आइसोटोप्स का जगह नहीं मिल रहा था। ठीक है, एक्सप्लेन आइसोटोप्स। ठीक है, क्लियर पीरियोडिक ट्रेंड्स विजिबल, मतलब काफी अच्छे से ट्रेंड्स विजिबल हुए, और ये एक अच्छा मतलब टेबल निकल के आया। अल्टीमेटली मास नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर पे बेस किया गया है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका ट्रेंड कुछ कुछ होता है अक्रॉस ए पीरियड। ठीक है, अक्रॉस ए पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग चले तो ये डिक्रीज होता है। इट डिक्रीजेस एटॉमिक रेडियस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में वो बढ़ता जा रहा है। और वो जैसे ही बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है, वो फोर्स ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अंदर के तरफ जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो लोग। ठीक है, तो इसलिए जो है एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज करता है। और डाउन एक ग्रुप, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आएंगे ना, तो एडिशन ऑफ शेल हो जाएगा। मतलब शेल क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब जो पहला पहला ग्रुप में है, पहला ग्रुप में है ना, जैसे पहला ग्रुप है तो उसमें एक ही शेल है। फिर जैसे ही हम लोग अगले ग्रुप में आएंगे ना, तो दो शेल हो जाएगा। मतलब कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड दो ऐसे ऑर्बिट्स हैं, दो शेल्स हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोग और एक नीचे जाएंगे तो इधर आ जाएगा तीन शेल। ठीक है, तो मतलब एक लेयर ऑफ ऑर्बिट ही बढ़ जा रहा है। तो एक लेयर ऑफ ऑर्बिट है, तो डाउन द ग्रुप जो है, जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड, और ये हम लोग देख रहे हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। ये मतलब थोड़ा गलत वो दिया हुआ है। ठीक है, इसका हाईएस्ट होगा, ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैंडर वॉल्स रेडियस, ये मतलब अलग अलग तरीके के रेडियस होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ एन आयन। ठीक है, कैटायन या एनायन। ठीक है, सिंपल टर्म्स में देखेंगे, कैटायन जो है वो स्मॉलर देन पेरेंट एटम होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एनायन जो होता है वो लार्जर देन एटम होता है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कि क्योंकि अगर अगर मान लो कैटायन है, ठीक है, कैटायन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दिए। अब क्या है कि ये प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है, और ये सर्टेन फोर्स से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था। ठीक है, अब क्या है कि एक को हम लोग निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, लेकिन जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस था वो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो और ज्यादा खींचता है। ठीक है, तो कैटायन का जो मतलब रेडियस होता है वो स्मॉलर देन द पेरेंट एटम होता है, और एनायन का जो रेडियस होता है वो लार्जर देन
पेरेंट एटम होता है। इसमें क्यों है कि सेम शेल है, उसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो गया, और रिपल्शन ज्यादा हो रहे तो थोड़ा दूर दूर आ जाएंगे एक दूसरे से, और जैसे ही थोड़ा दूर दूर आएंगे तो जो आयोनिक रेडियस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो एनायन का लार्जर देन पेरेंट एटम होता है और कैटायन का स्मॉलर देन पेरेंट एटम होता है। ये दोनों फैक्ट्स को आपको एकदम याद रखना है। अब अक्रॉस द पीरियड हम लोग देखेंगे तो डिक्रीजेस फॉर कैटायंस देन फॉर एनायंस। ठीक है, तो मतलब अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है और डाउन अ ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एक चीज होता है। 1 सेकेंड। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एक शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, were to remove an electron from an isolated gaseous atom। isolated gaseous atom की मतलब उसको आइसोलेशन में रख रहे हैं, कोई और चीज कोई फोर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है अट्रैक्ट कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में सर्टेन अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इससे निकालने के लिए कुछ वर्क करना होगा, तो वही जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को इसके अट्रैक्शन से बाहर की तरफ निकालने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, फिर इसका ट्रेंड क्या होता है? अक्रॉस ए पीरियड ये इंक्रीज करता है, अक्रॉस ए पीरियड ये इंक्रीज करता है ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज, कि मतलब ज्यादा खींच के रख रहा है तो इसको ज्यादा मुश्किल है निकालना। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज्ड डिस्टेंस एंड शील्डिंग। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने देखा था कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है वो होता है ये, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स जो है वो घट जाएगा, फोर्स जैसे ही घटेगा तो उसको निकालना भी इजी हो जाएगा, और निकालना इजी होगा तो मतलब कम एनर्जी लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका ट्रेंड देखते हैं। अल्कलाई मेटल्स में जो है लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है, और हाईएस्ट जो है वो नोबल गैसेस में होता है। नोबल गैसेस बहुत स्टेबल होते हैं, तो मतलब उसका उसको आयनाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं। जैसे लिथियम हम लोग कल देखे थे कि मतलब इजीली आग पकड़ लेता है और ऐसा कुछ, तो ये लोग थोड़ा हाईली हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए होते हैं क्योंकि मतलब आराम से आयनाइज किया जा सकता है इनको। ठीक है, और ये एक फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है कि हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक नोबल गैस है हीलियम, और हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम। मतलब एक एटम है, उसमें हम लोग सर्टेन एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को डालने में एक एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसका ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो और ज्यादा फोर्स और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होता है क्योंकि लार्जर साइज है। ठीक है, लार्जर साइज है
तो मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मतलब जो स्टेबल वाला पोजीशन आएगा ना, मतलब जैसे कि अगर अट्रैक्शन हो रहा है किसी चीज का, तो वो एक एक इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, और उस इंटरेक्शन में अगर हम लोग जा रहे हैं तो एक सर्टेन एनर्जी रिलीज होता है। अब अगर उस बॉन्ड को उस फोर्स उस कनेक्शन को अगर हम लोग को तोड़ना है तो हम लोग को एनर्जी डालना होगा, तो इसीलिए एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि हम लोग थोड़ा स्टेबलर कंडीशन पे जा रहे हैं, कि मतलब जो अपोजिट चार्ज है वो पास पास रहना चाहता है, तो पास पास उन दोनों को लेके आ रहे हैं, तो उसके कारण एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं एक न्यूट्रल गैसियस एटम में, तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और अक्रॉस अ पीरियड ये इंक्रीज करता है, और डाउन अ ग्रुप ये डिक्रीज करता है। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो क्लोरीन का है। ठीक है, क्लोरीन का है। अब मतलब अगर हम लोग डीपली इसके केमिकल स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ना इसका ऑर्बिटल फिल हो जाता है और ज्यादा स्टेबल कंडीशन हो जाता है। मतलब इसको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि जैसे ही मतलब जो हैलोजेंस होते हैं, मतलब इवन फ्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ना जो ऑर्बिटल होता है, जैसे कि क्लोरीन के एग्जांपल में जो बाहर वाला ऑर्बिटल है वो फिल हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ऑर्बिटल फिल होता है तो एक स्टेबल कंडीशन, नोबल गैस के कंडीशन पे पहुंच जाता है। तो स्टेबिलिटी के कंडीशन पे पहुंचना, सारे एलिमेंट स्टेबिलिटी की कंडीशन पे पहुंचना चाहते हैं कि वो स्टेबल है और रिएक्टिव नहीं हो रहा है। ये क्यों होता है कि अगर अगर कोई एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्ट करके जिस पोजीशन पे पहुंच रहा है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल कंडीशन होता है। ठीक है, तो वैसे ही क्लोरीन में अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, जो Cl- होता है, वो बहुत स्टेबल नोबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसको। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में अगर वो पहुंच जा रहा है तो वो उसके लिए अच्छा है। तो इसीलिए वो इजीली मतलब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। और इस कारण से क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और लोएस्ट है नोबल गैसेस का और एल्कलाइन मेटल्स का। ठीक है, तो मतलब एल्कलाइन मेटल्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। लेकिन अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मतलब कि जैसे Na+ जो होता है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू नोबल गैस होता है। ठीक है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल ले रहे हैं तो फिर वो नोबल गैस कंडीशंस में पहुंच जा रहा है। लेकिन अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है तो स्टेबल कंडीशन से थोड़ा दूर मूव करेगा। तो स्टेबल कंडीशन से अगर दूर मूव कर रहा है तो वैसा चाहेगा नहीं कोई भी मॉलिक्यूल। तो इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लोएस्ट होता है अल्कलाई मेटल्स में, और हाईएस्ट होता है हैलोजेंस में। ठीक है, इजी है। और नोबल गैस का भी हम लोग देखेंगे कि मतलब काफी स्टेबल और मतलब स्टेबल कंडीशन होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब उसको चेंज करने में काफी मेहनत लगेगा, काफी एनर्जी लगेगा, तो इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लोएस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड। तो ये थोड़ा सा मतलब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे दो मतलब केमिकल बॉन्ड है, अगर हम लोग ये देखें कि सी और सी के बीच में, तो यहाँ पे क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और फिर केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है। तो अब क्या होता है ना कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन अब क्या है कि ये दोनों सेम एटम है, तो सेम एटम है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, तो कोई ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन यही अगर सी और एच है, ठीक है, तो दोनों अपना एक एक बॉन्ड है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सी का ज्यादा है। तो जब ऐसे ऐसे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है मान लो ऐसे हैं, तो ये दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर ये इधर जा रहा है, लेकिन ये सी इसको अट्रैक्ट कर दे रहा है और ज्यादा टाइम तक इधर रख रहा है, फिर ये थोड़ा इधर जा रहा है, फिर वो वापस आ रहा है।
ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम तक सी अपने पास इसको रख रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये ज्यादा टाइम इस रीजन में रह रहा है और कम टाइम इस रीजन में रह रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और ये होता है पॉलिंग स्केल के द्वारा ये होता है, और लाइनस पॉलिंग इसको डिस्कवर किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नाम ध्यान रखना है, पॉलिंग स्केल भी ध्यान रखना है कि किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका जो होता है कि अक्रॉस अ पीरियड ये इंक्रीज करता है और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अक्रॉस द ग्रुप ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ये प्रोटॉन्स आ गए हैं तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इसके कारण अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज करता है। लेकिन डाउन अ ग्रुप क्या है कि एक शेल ऐड हो जाता है तो वो मतलब अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाता है, तो डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करता है। ठीक है, और हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसका है, फ्लोरीन का है, और लोएस्ट सीजियम का है। ठीक है, तो ये एक टेबल है जो अभी जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, तो उसका टेंडेंसी मतलब अक्रॉस अ पीरियड और डाउन ग्रुप, डाउन अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप क्या टेंडेंसीज हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, तो ये आपको एकदम से याद रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो मोजले के द्वारा दिया गया है और वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। लैंथेनाइड जो है वो 6 पीरियड में होते हैं, और एक्टिनाइड जो है वो 7 पीरियड में होते हैं। हाइड्रोजन शोज डुअल कैरेक्टर एंड कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है कि जो H+ कंडीशन होता है वो भी स्टेबल होता है, और H- कंडीशन है वो भी थोड़ा स्टेबल होता है, तो मतलब डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें। ठीक है, मतलब H- इन द सेंस कि जो ग्रुप 17 होता है वो हेलोजेंस का होता है, तो Cl- की तरह भी थोड़ा बिहेव कर सकता है। और H+ जो है वो जैसे मतलब Na+ के जैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो मतलब दोनों के तरह ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में डाला जा सकता है, तो डुअल कैरेक्टर होता है हाइड्रोजन का। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, नोबल गैसेस होते हैं ग्रुप 0। अब क्या है, ग्रुप 18 में नोबल गैसेस होते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। और एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट नोन एलिमेंट इज ओगानेसॉन। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा फास्ट चलते हैं, ज्यादा चीजों को कवर करते हैं। तो एटम्स कंबाइन टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये जैसे बता रहे थे ना कि जो भी स्टेट है उससे ज्यादा स्टेबल स्टेट में कोई भी पहुंचना चाहता है। आप लोग भी इसलिए तैयारी कर रही हैं कि थोड़ा बेटर स्टेबल स्टेट पे पहुंच पाए, एग्जाम निकले तो अच्छा खासा स्टेबिलिटी हो, पैसा टाइम पे आए, और मतलब एक अच्छा सैलरी हो, थोड़ा रेस्पेक्ट हो, तो एक स्टेबल कंडीशन में पहुंचे आप लोग। तो एटम्स भी यही चाहते हैं कि जिस कंडीशन में है वो इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो और ज्यादा स्टेबल कंडीशन में पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, एंड अटेनिंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, मतलब दो, मतलब दो एटम्स को होल्ड टुगेदर करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड अगर फॉर्म करे, तो दो एटम्स को होल्ड टुगेदर क्या चीज कर रहा है, तो एक फोर्स होल्ड कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर कोवैलेंट बॉन्ड होता है,
और तीसरा तरीके का कोऑर्डिनेट डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि एक एलिमेंट ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। अब क्या है कि बी भी स्टेबल कंडीशन में पहुंच गया और ए भी स्टेबल कंडीशन में पहुंच दिया। इस कारण से स्टेबिलिटी चाहिए दोनों को, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था बी को, जैसे कि HCl होता है, ठीक है, या NaCl होता है, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो Na को +1 पे पहुंचना है, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी पे पहुंचेगा, और Cl को Cl- पे पहुंचना है, तब वो स्टेबिलिटी पे पहुंचेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि Na के पास आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास सर्टेन नंबर सेल 7 होता है, और ठीक है, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है कितना होता है, लेकिन बस ये है कि इसको अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बन जाएगा Na+ और Cl-, ठीक है। तो ये दोनों ही अपने एक स्टेबिलिटी कंडीशन पे पहुंच चुके हैं। अब क्या है कि ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये दोनों बाइंड हो जाते हैं, तो ये होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, formed by complete transfer of electrons from one atom to another, ठीक है, results in a formation of positively charged cation and negatively charged anion, ठीक है। एंड देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो वो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दोनों के बीच में होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि वन एटम मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि मेटल में होता है, एंड अदर मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजीली और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है इजीली, तो इस केस में होता है। और लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक मेजर होता है, ये जो हम लोग देखे थे पॉली स्केल, उसमें अगर लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों के बीच में, तो उस कंडीशन में एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हार्ड और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूबर इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर है, तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, जैसे H2O होता है, ठीक है, दो H ऐसे जुड़े होते हैं। अब क्या है कि O थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग डेल्टा- डेल्टा+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर चुका है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा जो है ओ के डायरेक्शन में, तो ये थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है, ये थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता है, तो ये होता है पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा कि जहां पे एक डेल्टा- चार्ज है, तो यहाँ पे डेल्टा- पे जो है पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, मतलब कैटायन इसके पास आ जाएगा Na+, और जो एनायन है Cl-, वो इसके पास आ जाएगा, तो ये आराम से इस कारण से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ये रीजन होता है। तो ये क्लियर है कि पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे करते हैं, अगर दोनों के बीच में अगर मतलब एक इस मतलब पोलर सॉल्वेंट के अंदर है और उसमें आयंस है, तो अगर हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो जो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होगा उस डायरेक्शन में जो नेगेटिवली चार्ज मतलब एनायंस जो है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और कैटायंस जो है नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। और हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण होता है, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज अगर कहीं भी हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और मतलब इजीली कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को ये पोलर सॉल्वेंट।
पोलर सॉल्वेंट नहीं, मतलब एनायन, मतलब एनायन और कैटायन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इजीली कंडक्ट कर सकता है। तो इसलिए जैसे कि अगर हम लोग सॉल्ट अगर डाल देते हैं वाटर में, तो वो मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि हम लोग थ्री इडियट्स में देखे थे कि मतलब सॉल्टी वाटर जो है वो मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, दिस इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल का मतलब डायरेक्शनल बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि मतलब इसी तरीके से मतलब बॉन्ड होगा, मतलब बस एक पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज मतलब मॉलिक्यूल या एटम है, और वो आयन है, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। फिर दूसरा काइंड ऑफ बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट एटम्स दैट फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मतलब इनको अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करना है, इसको और दो इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी में पहुंचने के लिए ओ को, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये लोग अब शेयर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक शेयरिंग हो रहा है और यहाँ पे एक शेयरिंग हो रहा है। तो हाइड्रोजन को भी दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इस हाइड्रोजन को भी दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इन टोटल ऑक्सीजन को भी मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो कुल मिला के सारे सारे जो एटम्स है वो अपने एक स्टेबिलिटी के स्टेट पे पहुंच चुके हैं। तो ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, एंड ईच एटम कंट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ शेयर्ड पेयर। ठीक है, जनरली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। ठीक है, तो H और H2 बन गया, इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। यूजुअली दे आर गैसेस और लिक्विड्स। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस नहीं है ना, आयंस मूव कर रहे थे तब ना इलेक्ट्रिसिटी इजीली मूव कर पा रहा था। यहाँ पे आयंस नहीं है, यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। हाँ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि हम लोग वाटर का देखे थे, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। कोई कोई भी एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है ये। ठीक है, सिंपल है। दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल्स होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक सर्टेन एंगल होता है, मतलब कुछ कुछ होता है कि ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल्स इस एंगल्स में अलाइंड होते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो जो भी मतलब जैसे H2O है, तो उसके बीच में जो एंगल्स होगा ना दो, मतलब जैसे O है और इधर H है और इधर H है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना बॉन्ड के बीच में, ये एक सर्टेन फिक्स, इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिक्स्ड एंगल पे रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड्स। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है कि NH3 है। ठीक है, NH3 ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा, ये एरो नहीं रहेगा। अच्छा, अच्छा, और ये ऐसे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं। ठीक है, अब H+ है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये शेयर कैसे करेगा? कोई इलेक्ट्रॉन जब इसके पास है ही नहीं, तो ये शेयर करेगा कैसे? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ना इसको दे देता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये फिर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो कि दो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास, अभी दो इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों से बॉन्डिंग किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मतलब यही कंडीशन नहीं है, मतलब किसी के पास हो भी लेकिन बॉन्डिंग करने के लिए नहीं है, लेकिन इसके पास जगह है एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने का। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये बन जाता है NH4+। अब NH4, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड था,
अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है, तो ओवरऑल जो है, जो एक प्लस चार्ज है वो तो कंजर्व रहेगा ना, ये इसको दे दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसलिए NH4+ जो है, अमोनियम बोलते हैं इसको, अमोनियम हाइड्रेट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का, कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन एटम एंड शेयर्ड विथ अनदर एटम। ठीक है, तो बन रहा है कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेकिन एक ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का। मतलब यहाँ मतलब सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि हेड ऑन अगर दो बॉन्डिंग हो रहा है ना, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। और ये जो होता है ये पाई बॉन्ड होता है, ये हम लोग देख रहे हैं कि लैटरल बॉन्डिंग हो रहा है, कि मतलब ऑर्बिटल है ये, मतलब साइड की तरफ जा रहा है, मतलब कि इस तरीके से दो ऑर्बिटल्स हैं, और ये अल्टीमेटली इस तरीके से बॉन्डिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और बॉन्ड हो जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, बॉन्ड हो जा रहा है, तो ये एक लैटरल बॉन्ड है। ठीक है, तो लैटरल बॉन्ड जो है वो पाई ये पाई बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड है वो वीकर होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या है कि हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैप जिसको बोलते हैं ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इट अलाउज फ्री रोटेशन। ठीक है, इसके अबाउट फ्री रोटेशन हो सकता है, फाउंड इन ऑल सिंगल बॉन्ड्स। जो भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, सिंगल बॉन्डिंग जो किसी दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर किसी दो एटम के बीच में बन रहा है, जैसे कि H2 हो गया, ठीक है, या फिर CH4 हो गया, तो C और H के बीच में, सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये एक सिग्मा बॉन्ड है। तो जब भी कोई एक सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। ठीक है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। और ये होता है लैटरल और साइडवेज ओवरलैप, जो हम बताए थे कि इस तरीके से लैटरल ओवरलैप हो रहा है, तो वो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ये वीकर बॉन्ड होता है, और इसके इसके अबाउट जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब कि अगर सी और सी सिंगल बॉन्ड है, तो ये एटम खुद में इस तरफ रोटेट हो सकता है और ये इस तरफ रोटेट हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। लेकिन जैसे ही सी और सी का डबल बॉन्ड बन जाता है, तो इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फिक्स, मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब कि ये इस डायरेक्शन और ये इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा फैक्ट है, बस ये याद रखना है कि ये पाई बॉन्ड जैसे ही बन जाता है तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट इन मल्टीपल बॉन्ड्स की डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस केस में जो है ये, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में पाई बॉन्डिंग ही होता है। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। बॉन्ड एनर्जी क्या है कि सी और सी बॉन्ड है, अब क्या है कि ये स्टेबिलिटी के कंडीशन पे पहुंचा है, बॉन्डिंग इसलिए ही किया है क्योंकि ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल कंडीशन पर अगर हम लोगों को पहुंचाना है कोई चीज, तो इसमें जो है हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही एनर्जी सप्लाई होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या फिर बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मॉलिक्यूल, वन मोल। ठीक है, वन मोल हम लोग देखे थे क्या है, तो वन मोल ऑफ बॉन्ड्स इन गैसियस मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी। और यूनिट होता है किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, ये दो यूनिट्स यूज होते हैं। ठीक है,
क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल है बॉन्ड एनर्जी का। अब देखो, जैसे एन एन जो N2 है, उसका काफी हाई बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे तीन बॉन्ड्स हैं। तीन बॉन्ड्स है तो अब जैसे मतलब जो पाई पाई बॉन्ड्स है, तो पाई बॉन्ड्स को तोड़ना इजी होता है और सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल जो देखे कि तीन बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तो तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो तो हाई लगेगा ही ना। तो इसलिए जो है हम लोग देख सकते हैं कि N2 का हायर ये है बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो हम लोग जो देखे थे कि O2 है, H2O है, ठीक है, H2O है। अब इसमें क्या था? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। अब अगर एक और हम लोग H2O एटम लाए, तो इसके पास क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये लोग मतलब टेम्पररीली एक फिजिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ये केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, ये एक फिजिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, ये एक फिजिकल बॉन्ड होता है, और ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है O2 का, तो ये डेल्टा नेगेटिव बना हुआ है। तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है, जैसे कि H2O HF के बीच में होता है। हम लोग देखे थे F मतलब फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका, तो और ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा इस पे, और इस पे और ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो एक एक मॉलिक्यूल का H है और दूसरे मॉलिक्यूल का F है, तो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है कि H2O में HF हम लोग डाल दिए, तो फिर H2O और HF के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो गया है। तो इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इन दोनों का, जैसे HF या वाटर का, ठीक है। इंक्रीजेस विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ठीक है, इंक्रीजेस विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर आइस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आइस क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, जो बनता है फ्रीजिंग के बाद, तो मतलब उस लिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आइस क्रिस्टल रिस्पॉन्सिबल फॉर आइस क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेस डेंस देन वाटर, ठीक है। एक्सप्लेन्स डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, कि मतलब जो डीएनए में डबल हेलिक्स जो होता है ना, डबल हेलिक्स क्या है कि दो 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 हेलिक्स ऐसे करके फॉर्म होता है। हम लोग देखेंगे बायो में कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बना हुआ रहता है बेस पेयर्स के बीच में। ये सब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में कि डीएनए क्या होता है, बेस पेयर्स क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग को बस ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो सीधा आंसर रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये कंपैरिजन टेबल है कि तीन आयोनिक कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट के बीच में जो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो मतलब उसका एक टेबल है, उसको आप लोग रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक फैक्ट्स हम लोग दे सकते हैं कि ऑक्टेट रूल जो है वो कोसेल और लुइस के, जो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग थ्री मेन टाइप्स, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये हम लोग देख चुके हैं। वाटर्स हाई बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर करने में दिक्कत हो रहा है। और बॉयल होने पे क्या होता है कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हैं हम लोग। तो
मतलब हम लोगों को इस पर्पस के लिए मॉलिक्यूल्स को थोड़ा दूर दूर रखना है, और दूर दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में। तो वाटर्स हाई बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनियम आयन शोज कोऑर्डिनेटिव बॉन्डिंग, ठीक है। फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 इज वन ऑफ द हाईएस्ट नोन, वन ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, और काफी हाई है। और ये हम लोग देखे थे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, एक एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड्स है, तो तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हायर एनर्जी लगेगा। तो इस कारण से इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो काफी हाई है, ठीक है। मुझे आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, इस टॉपिक को यहीं पे एंड कर रहे हैं। और मतलब हम लोग केमिस्ट्री का एक और क्लास रखेंगे, और शायद दो क्लास भी हो जाए। तो मतलब जो भी है हम लोग इसको फिनिश करेंगे, और मतलब अच्छे से हम लोग चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ टेबल्स को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, मतलब जैसे कॉमन नेम्स ऑफ केमिकल्स, तो उस पे काफ़ी सवाल आते हैं। हम लोग पीवाईक्यूज भी देखेंगे, एक सेशन पीवाईक्यू का भी रहेगा। और हम लोग मतलब एक्सटेंसिवली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। और उसके साथ साथ जो है कुछ टेबल्स को पढ़ेंगे, मतलब सर्टेन केमिकल्स, खासकर सर्टेन पोल्यूटेंट्स के टेबल। और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे काफी ज्यादा सवाल आते हैं, बेसिक से भी आते हैं। और आप बेसिक से काफी चीजें सॉल्व भी कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना होगा साइंस के सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए। और जो फैक्चुअल है उसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने का जरूरत नहीं है, वो आपको रटना है, ठीक है। तो आप जैसे रटे उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे क्लास में, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही रटना है वो। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, इनको इनमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए होता है, इनमें थोड़ा सा एक अच्छा रिवीजन चाहिए होता है। और जो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं उसको हम लोग थोड़ा लास्ट मोमेंट पे रट के जाएं, तो वो मतलब ज्यादा आउटपुट देते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। और मतलब आप बार बार देखिए, फिजिक्स के क्लास को भी, दोनों क्लासेस को देखिए। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग जहाँ तक देख रहे थे कि कुछ कुछ इंटरकनेक्शंस भी हैं दोनों के बीच में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मतलब आयनिक बॉन्डिंग और वगैरह। तो आप उस हिसाब से देखिए, फिजिक्स के भी क्लासेस देखिए। फिजिक्स में ज़्यादा बेसिक्स पे पूछा जाता है, केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल सवाल पूछते हैं। तो वो उनके टेबल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मतलब जो सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, ये सब सवाल बहुत आते हैं केमिस्ट्री में, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद जो है, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी रहेगा। बायोलॉजी में भी काफ़ी फैक्चुअल सवाल आते हैं, तो उसको भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और मतलब एक होलिस्टिक कवरेज ऑफ जनरल साइंस रहेगा। बाकी आप लोग क्या है कि जैसे आर्ट्स और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग अच्छे से मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जनरल साइंस में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो उनके लिए काफ़ी बेसिक क्लैरिटी के लिए इस सेशन को रखा गया है। आप स्टिक करिए, आप अच्छे से रिवाइज करिए, आप बार बार क्लासेस को देखिए, 2x पे देखिए, लेकिन इसको रिवीजन करिए। और उसके बाद आपको दिखेगा कि आपके साइंस के सवाल सॉल्व हो रहे हैं। आप एक दो बार क्लासेस को देखिए 2x पे। और मतलब एग्जाम के बाद भी, मतलब आगे भी जो एग्जाम आएंगे उसके लिए आपको जनरल साइंस में थोड़ा क्लैरिटी लाने का जरूरत है। तो वो इन वीडियोस से आपको क्लैरिटी मिलेगा। बाकी स्लाइड्स जो है वो अपलोड हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उस स्लाइड्स को भी बार बार देखिए। और फिर आप मतलब अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करिए। और हम लोग मतलब एक अच्छा सेशन रख रहे हैं, मतलब अच्छा एक ये प्रोग्राम है आपको, आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। और मतलब सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करिए, अच्छे से रिवाइज करिए। और मतलब कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम देने जाइए, कॉन्फिडेंट रहना काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो आप कॉन्फिडेंट होके जाइए एग्ज़ाम देने, अच्छे से रिवीजन करके, और अब देखिएगा सवाल बन के आएंगे और आपका स्कोर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री के सेकंड क्लास में, और टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन अब एंड हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग।